हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज का जो सब्जेक्ट है वह है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और यूनिट नंबर है फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ में आज हम लोग समझेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है और आप लोग भी इसको अच्छे से समझ लें, एक्सप्लेन करना सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और समझने के लिए हर बार की तरह वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मली हर बार की तरह ही हमें समझना है कि इसको लिखना कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम लोग जो भी लेक्चर समझ रहे हैं वह थ्योरी एग्जाम के पर्पज से ही समझ रहे हैं, जिससे हम लोग एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और हमें नंबर मिल सके। तो ओम्स लॉ, ओम्स क्या थे? एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक, जिन्होंने एक रिलेशन बनाया किसके बीच में? करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज के बीच में। इस रिलेशन के बारे में बताया है कि एक ऐसा रिलेशन जो क्या बताता है, क्या हम लोग इससे जान सकते हैं। वह ध्यान से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखें। इन्होंने कहा, ओम्स ने, कि यदि किसी सर्किट में जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, क्या? जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, एक ऐसे सर्किट में उपस्थित रेजिस्टेंस, वोल्टेज और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इनके मध्य संबंध स्थापित किया, उसी को इनने क्या कहा? ये ओम का नियम है। अब जो इन्हें तीनों में रिलेशन तो बताया, लेकिन बताया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हमें पहले तो लिख देना कि इन तीनों के मध्य इन्होंने एक रिलेशन बनाया है, लेकिन रिलेशन क्या बनाया वो ये बता रहे हैं कि इस नियम के अनुसार यदि किसी कंडक्टर में, चालक मतलब कंडक्टर कोई मेटल की प्लेट की भौतिक अवस्थाएं, जैसे तापमान, उसका प्रेशर, दाब और वॉल्यूम, आयतन आदि अगर एक समान रहें, स्थिर रहें, पूरी रॉड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम कैसे रहे? स्तर एक समान रहे, टेम्परेचर, प्रेशर और आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं इसको हम। तो चालक में जो भी करंट का मान है, इसके सिरों में के मध्य उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होगा। इन्होंने कहा है कि यदि कोई कंडक्टर मेटल है या कोई प्लेट है, उसकी रॉड है, उसका तापमान, दाब, आयतन यदि एक समान रहे, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, क्या होगा? करंट फ्लो होगा, उसमें उत्पन्न वोल्टेज के एकदम कैसा होगा? समानुपाती होगा। कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। ये एक दूसरे कैसे रहते? समानुपाती रहती है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ तो आर तो है नहीं, तो फिर क्या किया इनने? इसको भाई समानुपाती, इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इनने क्या किया? 1/r क्या कर दिया? उसका कांस्टेंट लगा दिया। तो इस तरह अगर इसको मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाता? v इक्वल ए, आर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आर का आई में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया? v इक्वल आई आर। क्या हो गया? v इक्वल आई आर। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये ओम्स के नियम के अनुसार है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? क्या इसकी यूनिट क्या होती है? डायमेंशनल नंबर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे समझेंगे और इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो भी समझेंगे। ये कह रहा है, यह है जो यहाँ पर जो आर जो कांस्टेंट है, जो मैंने इनके रिलेशन में जो इनका जैसे क्या था अभी, आई और प्रोपोर्शनल टू वी था, तो इसको हटाया तो मैंने क्या लगाया? प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आर लगाया। आर क्या हुआ? यहाँ पर कांस्टेंट हुआ, या स्थिरांक बोलते हैं। ये जो आर कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें समझाना है कि इसकी क्या यहाँ पर रिलेशन है, क्या इसके मायने हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आर कंडक्टर का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टर का ये आर क्या कहलाता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहलाता है। याद रखें, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना। तो क्या कह रहा है? आर क्या कहलाता है? उसका प्रतिरोध, या फिर क्या हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पर चालक के धारा व वोल्टेज के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा से प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में हम अगर वोल्टेज और करंट और वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे, वोल्टेज करंट को कम ज़्यादा करेंगे,
तो उसमें जो हम रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है, रेजिस्टेंस में जो असर होता है, वो एक सीधी रेखा के द्वारा आता है। क्या कह रहा है, यदि वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे और करंट को कम ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे जो फर्क पड़ेगा वो कुछ बराबर ही दिख रहा होगा आपको, एक सीधी रेखा के रूप में, जितना इधर है उतना ही इधर है। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या कह रहा है, इस वक्र का ढाल चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। क्या होगा, चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, जो क्योंकि ये बीच में बना, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। क्या कह रहा है, चालक के प्रतिरोध आर का मान चालक की लंबाई, उसका आकार, प्रकृति पर निर्भर करता है। जो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है वह किस पर डिपेंड करेगी, जो रोड हमने ली है, जिस भी मेटल की ली है, तो मटेरियल हो सकता है, उसकी कितनी लंबाई रखी, उसकी कितनी हमने क्रॉस सेक्शन एरिया रखा, इन सब पे वो डिपेंड करता है किसका, आर का मान। समान लंबाई के मोटे, क्या कह रहा है, ध्यान रखना, समान लंबाई के मोटे पतले तारों में पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। याद रखें, समान लंबाई, लंबाई मतलब एक जैसी हो, लेकिन मोटे और पतले की तुलना करें ना, लंबाई एक जैसी हो लेकिन मोटे और पतले की तुलना करें तो पतले तार का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, जबकि मोटे तार का कम होता है, क्योंकि पतले तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कम होता है। तो कम अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले होते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, याद रखें। तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताने की कोशिश की, जो यहाँ पर कांस्टेंट है तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चालक का, जो हमारा रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है, ओम्स या वोल्ट एम्पियर होता है। ओम्स या वोल्ट एम्पियर होता है, आ गया, वोल्ट एम्पियर होता है, ओम्स या वोल्ट एम्पियर होता है। हमने अभी क्या समझा था यहाँ पर, आई आर इक्वल वी। आर का यहाँ पर यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। वी क्या हो गया यहाँ पर, वोल्ट हो गया, और आई का यहाँ पर क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया, है ना। इस हिसाब से यूनिट निकलती है। इसका मान, इसका जो संकेत होता है ओम्स का, वो कुछ इस तरह का होता है, और डायमेंशनल नंबर है कुछ इस तरह का होता है, m की पावर 1, l की पावर 2, n t की पावर -3, a की पावर -2। अब ये कैसे निकाला गया, यहाँ पर ये मैं इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, जिस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह हमें लिख कर आना, जैसा मैं समझा रहा हूँ। लेकिन जो लिखा हुआ वो मैं समझा रहा हूँ, जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकें और समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। अब इसकी लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ बाउंडेशन है। तो क्या कह रहा है, ओम्स का नियम एक तरफ विद्युत घटकों को जैसे डायोड या ट्रांजिस्टर पर नहीं होता है। ओम्स लॉ इन पर ये अप्लाई नहीं होता। किस पर अप्लाई नहीं हो पाता, इन्हें बता दिया, क्योंकि हम डिसएडवांटेज या लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। ओम्स के नियम के अनुसार गैर विद्युतीय घटकों के लिए समय के संबंध वोल्टेज का मान स्थिर नहीं होता। मतलब क्या कह रहा है, गैर विद्युतीय, नॉन कंडक्टर की बात कर रहा है, नॉन कंडक्टर की बात कर रहा है, उस पर भी कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। यह नियम केवल धात्विक चालों पर कार्य करता है, मतलब जो हमारे कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हैं, उन पर, मेटल वालों पर ही असर करता है। तो ये कुछ लिमिटेशन थे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम में पूरा कंप्लीट लेक्चर बन के आ सकता है इसमें। यदि 3 नंबर का पूछा जाता तो उस हिसाब से लिख कर आए, 6 नंबर का पूछा जाता तो सब कुछ लिख कर आए। थैंक यू।